मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। मेरे लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया था। आई होप सो आप लोग वो चैप्टर समझ में आया होगा। सो हिस्ट्री में तो हमारे जो चैप्टर्स थे वो हम कर लेंगे, बट आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस पर डिस्कस भी करेंगे पॉलिटिकल साइंस है क्या और आपके सिलेबस में कितने लेसन है इसके लिए और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सो आपके पूरे ईयर के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस में लगभग 5 चैप्टर हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, चैलेंजेस फेस बाय द डेमोक्रेसी। फाइन, पहले देख लेते हैं इन सब चैप्टर्स के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, डिटेल क्या क्या है। सो पहला वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर हमें सीखने को मिलेगा अंडरस्टैंड्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हैज़ द एबिलिटी टू टेल द कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुवर्ड सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव में हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या रोल निभाया है। दूसरे लेसन दैट इज़ इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। रियलाइज दैट वोटिंग इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वोटर। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं 18 साल से ऊपर, उनकी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वोट डालने की। रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजन्स पीपल इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अंडरस्टैंड द इलेक्टोरल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द वीडियो क्लिप्स, वो भी देखेंगे। हैज़ द एबिलिटी टू लोकेट और आइडेंटिफाई वंस ओन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द इलेक्टोरल मैप ऑफ इंडिया। लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। तीसरा लेसन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ हम सब जानते ही हैं क्या होती है। knows the responsibility and functions of political parties, has the ability to analyze the emergence of new political parties। emergence हुई है, कौन सी political party उभर कर आई है नए दौर में। has the ability to do the comparative analysis of ideological positions of national political parties in India। कौन कौन सी पार्टीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं नेशनल लेवल पे जो इस देश को चलाती हैं। क्रिएट्स ए चार्ट ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन सी पार्टीज़ के कौन से सिंबल्स होते हैं। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल। हैज़ द एबिलिटी टू टेल द प्रिंसिपल एंड रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। ये उसी चैप्टर का हिस्सा है, रीजनल लेवल पे क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हैज़ द एबिलिटी टू कंपाइल न्यू क्लिपिंग्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड द पब्लिक मीटिंग्स और डिसलाइक्स और रैलीज। हैज़ द एबिलिटी टू डिस्कस द रीज़न फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, किसकी क्या एबिलिटी है। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ये एक चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंड द रेशनल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, हैज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मीन्स एंड मेथड्स यूज बाय सोशल मूवमेंट। समाज में कैसे लोग आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाते हैं सरकार से। हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, गेट एक्वेंटेड ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर एंड द वर्कर, collects and compile newspaper articles to students and movement। एंड लास्ट चैप्टर हमारा होगा चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे देश में कैसे डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हैज़ द एबिलिटी टू टेल द मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हेल्प्स डेवलप्स द एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डाइवर्सिटी इन इंडिया। एबिलिटी टू पुट फोर्थ द ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस चैलेंजेस। has the ability to explain strategies to tackle internal challenges। तो ये सब बातें करेंगे हम अपने इस पॉलिटिकल साइंस के सेशन के दौरान। तो आज हम पहला लेसन तो नहीं करेंगे, वी विल डू सेकेंड लेसन, द इलेक्टोरल प्रोसेस। फर्स्ट लेसन हम इसके बाद करेंगे। वैसे आज इस लेसन में ज़्यादा डीपली तो कुछ होगा नहीं, बट स्टिल आपके लिए एक पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ना है आप इसको देखेंगे।
इवन तो वैसे पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स वालों को तो नहीं आएगा, हाँ अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपको आपके 11th और 12th में आपको मिलेगा। देन इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है? जैसे इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, चुनाव होते हैं, लोग वोट डालते हैं, नेताओं को चुनते हैं और वो नेता हमारा काम करेगा, हमारे समाज का भला करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे, किस तरीके से होता है, वो हम देखेंगे। इलेक्शंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी में कैसे हमारे इलेक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे जिस देश में इलेक्शंस नहीं होते वो देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। रीज़न, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वो फेयर एंड एकदम क्लियर। इसमें क्या होता है कि लोगों के पास एक मौका होता है अपने नेता को चुनने का, जो बेस्ट होगा उसी को चुनेंगे, जो इनका काम करेगा उसी को चुनेंगे, राइट। देन elections and representation are two very important process in democracy. We know that people representative are selected through elections. हम सब जानते हैं इलेक्शंस जो होता है वो किसके वजह से होता है। हमें इलेक्शन में वोट डाल के हमें हमारे नेता को चुनना होता है और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इलेक्शंस हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। यस, बिना लड़ाई झगड़े के हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। Different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of society also change. अब जैसे कि आप खुद देखते हैं, पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था, मीन्स उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, सरकार चलाई। 2013 में बीजेपी ने सरकार बनाई, इलेक्शन जीता। 2019 में भी वापस उन्होंने कम बैक किया। अब अगला इलेक्शन 2024 में होगा, तब देखेंगे वापस से लोग वोट डाल के कौन सी पार्टी को जिताते हैं। कह रहे तो लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे। यही तो बेनिफिट है इलेक्टोरल प्रोसेस, यही तो सिखाता है कि अगर आपके पास वोटिंग पावर है तो आप अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। अभी लोगों की अपनी खुद की चॉइस होती है कि उन्हें किसको वोट देना है। देन वी एक्सपेक्ट policies of the government and life and society also change. We expect that a representative we elect should be efficient, honest, trustworthy and that they should respect the opinion of the people. Yes, हम जिसे भी चुनते हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो एफिशिएंट होगा, ऑनेस्ट होगा, ट्रस्टवर्दी होगा और लोगों की ओपिनियन को मानेगा। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल। किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इलेक्शन के इस काम को अलग से सेपरेट मोड में लेके जाके एक इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया। ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है कि वोटिंग का काम किस प्रकार से होगा, यही सब कुछ तय करेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द स्टेट लेवल इलेक्शन कंडक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट। हर एक स्टेट में अलग अलग है और हर एक स्टेट के हिसाब से ये पूरा काम होता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट भी पहले डिक्लेयर होती है कौन सी तारीख को इलेक्शन होगा। देन along with the declaration of result is also carried out under the direction and control of election commission. Result कब निकलेगा? The election process is an inseparable component of comprehensive democratic process. ये हमारी डेमोक्रेसी का एक अटूट हिस्सा है elections. So in this chapter we will understand the structure, function and role of election commission. कैसे उनकी बनावट है, वो क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या रोल निभाते हैं। We will also discuss the reforms required to be made in electoral process. हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है इस इलेक्शन कमीशन को। सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। दिस वन, इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज अ सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 324 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 ये कहता है कि एस्टैब्लिश दिस ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है
जिसके ऊपर कोई राज नहीं करेगा, ये अपना फैसला खुद करेंगे। एंड इसका एक चीफ कमिश्नर होता है, इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ 2 और कमिश्नर होते हैं। ये काम इनके ऊपर ही सौंपा जाता है। आप नीचे एक फ़ोटोग्राफ देख ही रहे होंगे सुकुमार सेन की। ये हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे 1921 में। एंड ही वॉज सेलेक्टेड एज एन इंडियन सिविल सर्विस। इन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया होगा, एंड देन इनको पहली बार ये कमिश्नर की उपाधि दी गई। 1950 में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे हमारे देश में, तो ये इन्होंने ही कंडक्ट करवाए थे, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी कि इलेक्शन एकदम अच्छे से हो। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। यस, ये काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट ईजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन। आसानी से उनकी पोस्ट जा भी नहीं सकती है, प्रेसिडेंट ने उनको दिया आखिर में, और ये बड़ा काम है। दिस इज़ नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब यही तो बात है ना, अगर उन्हें निकाल देंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन की ऑटोनोमस होने का मतलब ही क्या है? देयर इज़ अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इनके खर्चों के लिए अलग से प्रोविज़न बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। इनके स्टाफ नहीं होते, जैसे कि मैंने बताया, एक कमिश्नर हो गए और 2 अलग से कमिश्नर हो गए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं और छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, वही इनके इलेक्शन के कामों को पूरा करते हैं। जैसे कि वैसे भी इलेक्शन जो होते हैं हमारे देश में, वो स्कूलों में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, ज़्यादातर स्कूलों में होते हैं, म्यूनसिपैलिटी में। और जो भी वहाँ पे टीचर्स होते हैं उनको ये काम सौंपा जाता है, बिकॉज इलेक्शन छुट्टी के दिन होता है और छुट्टी के दिन उन टीचर्स को काम पे रखा जाता है। अब इलेक्शन रोज़ तो होते नहीं, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखने का क्या मतलब? तो ये काम वो टीचर से निकलवा लेते हैं, वैसे अच्छा भी है। देन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, उनका फंक्शंस क्या क्या है? प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। यस, एक वोटर लिस्ट होती है। हम और आप जहाँ भी रहते हैं, तो हम लोग के जो नाम होते हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास, और वो हमारा वोटर ID कार्ड तैयार करते हैं, ताकि इलेक्शन वाले दिन, चुनाव वाले दिन, हम जाके उस कार्ड के हेल्प से वोट डाल सकें। एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ टू राइट टू वोट। यस, 18 साल उम्र होनी चाहिए हमारी, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर, अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ द न्यू वोटर। अगर कोई नाम नहीं होगा तो इलेक्शन के पहले आके वो नाम लिखवा के आपके घर के पास से लेके जाएंगे। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू अथॉरिटी टू इशू द आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर। यस, ये आइडेंटिटी कार्ड 18 साल के जब आप हो जाओगे तो आपको भी मिलेगा। आप अभी 10th में हो तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास ज़रूर होगा। देन दूसरा फंक्शन कहता है डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। यस, अभी हमने डिस्कस किया था, पूरा टाइम टेबल डिसाइड कर लेते हैं, कब होगा, कैसे होगा। द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन इज़ इंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the election commission. The election commission decides when to conduct elections and in how many stages to hold election in every stage, in every state. अब क्या होता है कि एक दिन में पूरे देश में इलेक्शन नहीं होता, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग तारीखें होती हैं, ताकि काम आसानी से हो जाए। सो ये पूरा टाइम टेबल पहले से प्री डिसाइडेड होता है, पूरी सिक्योरिटी के साथ होता है, पुलिस मिलिट्री तक इस काम में जुड़ जाती है। देन तीसरा आता है स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेक करना। आफ्टर इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, एक बार डेट डिक्लेयर हो गई, एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट सेलेक्ट द कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। हर एक का एक उम्मीदवार होता है, नेता जिसको हम कह रहे हैं। सम कैंडिडेट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कुछ लोग होते हैं थोड़े पावरफुल, मीन्स लाइक उन्होंने अच्छा काम किया होगा समाज में, लोग उन्हें पहचानते हैं, तो वो बिना किसी की हेल्प से इलेक्शन में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी नामचीन पॉलिटिकल पार्टी के सहारे से आते हैं। देन इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइज ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउ द एलिजिबल कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। उनका नाम पहले से चेक किया जाता है, सब डिटेल्स देखी जाती हैं, उसके बाद फिर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है।
गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यस वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अवर कंट्री। मल्टी पार्टी मतलब इस देश को एक पार्टी नहीं चलाती है, बहुत सारी पार्टीज होती है। ठीक है, कोई कोई पार्टी इंडिपेंडेंट भी हो जाती है, बट डिपेंड्स सिचुएशन कैसी है, लोग किसको सपोर्ट करते हैं। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म, स्प्लिट इन पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। देखो पार्टी जो भी हो, जैसी भी हो, छोटी बड़ी, इंडिया रीजनल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, बट वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, इलीगल नहीं। इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑल्सो राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो गलत करती होगी, उनके हिसाब से नहीं होगा तो उनका नाम काट देते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन। यस, कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो भी इलेक्शन कमीशन ही देखेगा। द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शन। अगर इलेक्शन को लेकर कोई भी मतभेद है, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है, तो इलेक्शन कमीशन का ही वो काम है। अकॉर्डिंगली टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट इज अ डिस्क्वालीफाइड और कंडक्ट री इलेक्शन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अगर किसी प्रकार से कुछ तकलीफ हो जाती है कि वापस से वोटिंग होगी या फिर किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है जो उम्मीदवार है, तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ही करती है। फाइन, आप ये नीचे देख रहे होंगे, श्याम शरण नेगी, ये हमारे देश के पहले वोटर थे जिन्होंने वोट डाला था अक्टूबर 1951 में लोकसभा के इलेक्शंस में। फाइन, सो आज के इस लेक्चर में हम ये फंक्शंस देखे, साथ साथ में हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में देखा। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोल निभाती है इलेक्शन कमीशन, और बाकी के जो फर्दर टॉपिक्स है वो भी हम कवर करेंगे। आई होप यू गाइस ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और आपको इसके पहले वाला चैप्टर भी समझा था, और ये इस पॉलिटिकल साइंस को भी आप आराम से समझेंगे। फाइन, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे रिवर्ट करिए। थैंक यू।